हेलो गाइस, वेलकम टू सिटी एकेडमी चैनल। आज हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट में जो शेयर होते हैं उनकी कुछ पैरामीटर के बारे में, जिससे हम पता कर सके कि कौन से शेयर फ्यूचर में आगे बढ़ेगा और कौन सा शेयर फ्यूचर में डिक्लाइन होगा। तो बने रहे हमारे साथ। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। दोस्तों, बात करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में। दोस्तों, मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है उस कंपनी के टोटल जितने भी शेयर है उनके मल्टीप्लाइड बाय उनकी करंट वैल्यू, मतलब उनकी शेयर प्राइस। दोस्तों, किसी भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन उसके शेयर की प्राइस से डिपेंड होता है, और जैसे जैसे कंपनी की प्राइस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बढ़ता जाएगा। जैसे बात करें दीपक नाइट्रेट, उसके शेयर की प्राइस 2011-12 के समथिंग 70-80 रुपये उसकी प्राइस थी, लेकिन आज उसकी प्राइस है 2200 रुपये। तो दोस्तों, कंपनी तब स्मॉल कैप थी, आज मिड कैप है। तो इसी तरह से जैसे जैसे उसकी प्राइस फ्यूचर में भी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बढ़ता जाएगा, और वैसे ही वो स्मॉल कैप से मिड कैप से लार्ज कैप, वैसे जाके धीरे धीरे वो आगे बढ़ते जाएगी। जो सेबी ने जो डिसाइड किया है, जो कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़, 20,000 करोड़ और 1,00,000 करोड़, वो लार्ज, मिड और स्मॉल वो डिसाइड करता है। वैसे वैसे वो कंपनी जंप तो करती जाएगी, स्मॉल से मिड, मिड से लार्ज। तो इसीलिए मार्केट कैपिटलाइजेशन दोस्तों बहुत ज़रूरी बात होती है। तो ये भी एक पॉइंट आपको याद रखना है। एलटीपी, दोस्तों कुछ लोग सोचते होंगे कि एलटीपी का मीनिंग क्या होता होगा। दोस्तों, एक ऐसी कोट है जो एक लॉन्ग फॉर्म को एक शॉर्ट में दर्शाती है। कई जगह पे आपने मनी कंट्रोल पे और कई वेरियस साइट के ऊपर भी आपने देखा होगा एलटीपी इतनी प्राइस, एलटीपी इतनी प्राइस। दोस्तों, उस एलटीपी का नाम ही है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। मतलब कोई भी शेयर अगर सपोज 3 बजे कम बंद हो गया शेयर मार्केट, उसकी प्राइस 26 रुपये थी और आप रात के 8 बजे को चेक कर रहे, तो वो दिखाएगा एलटीपी, मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस। तो आपको समझना है कि वो आज की क्लोजिंग या आज का जो लेटेस्ट भाव चल रहा है वो उसी के बारे में बात कर रही है। तो एलटीपी का मीनिंग होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं पी के बारे में, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। दोस्तों, ये एक फंडामेंटली और टेक्निकली भी बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है। पी, बड़े बड़े दिग्गज जो निवेशक होते हैं वो भी पी को देख के ही इन्वेस्ट करते हैं। वॉरेन बफेट भी पी देखते हैं और राकेश झुंझुनवाला भी पी देखते हैं, लोग निफ्टी का भी पी देखते हैं। दोस्तों, समझते हैं पी के बारे में। दोस्तों, पी का मीनिंग होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। दोस्तों, ये पी हमको ये दर्शाता है कि कंपनी का स्टॉक अभी जिस प्राइस पे ट्रेड हो रहा है उस प्राइस पे उसको लेना कितना वैल्यूएबल है। अगर किसी कंपनी का पी बहुत हाई है, मतलब उसका पी अभी 80 टाइम है, और आप उसको लेने जा रहे हैं, तो मतलब आप ये सोचिए कि उस कंपनी के एक शेयर के लिए आप मल्टीप्लाई 80 गुना पैसे पे करने के लिए आप रेडी है। कई बार आपने सुना होगा मार्केट में लोग बातें करते हैं कि यार अभी पी बहुत हाई पे चल रहा है, उसको थोड़ा कम आने दो, थोड़ा रिजनेबल होने दो, बाद में इन्वेस्ट करेंगे। और आप ये भी, अभी आपके मन में ये भी सवाल आता होगा कि हमको कैसे पता चलेगा कि ये पी हाई है या लो है। तो दोस्तों, ज़्यादातर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है उसको उस पी को उस कंपनी के सेक्टर के कंपनियों के साथ कंपेयर करते हैं। और दोस्तों, ये भी याद रखना कि अगर आप किसी भी कंपनी के पी को किसी कंपनी से कंपेयर करते हैं तो वो कंपनी भी उसी सेक्टर की होनी चाहिए। जैसे आईटी, तो आप इन्फोसिस का पी और टीसीएस का पी आप मिला सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो बिज़नेस है वो सेम है। आप एक कंपनी टाटा मोटर लेते हो और दूसरी कंपनी आप लेते हो रिलायंस, तो उन दोनों का पी आप मिला नहीं सकते, क्योंकि दोनों का बिज़नेस अलग है, तो दोनों का जो पी होता है वो भी अलग होता है। दोस्तों, आप चाहे तो खुद ही पी को निकाल भी सकते हैं। पी निकालने का फॉर्मूला होता है शेयर प्राइस डिवाइड बाय ईपीएस, और ईपीएस क्या होता है वो हम आगे के पॉइंट में जानते हैं। तो दोस्तों, पी ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म होती है, फंडामेंटल और टेक्निकल। तो दोस्तों, इसको ध्यान में रखिए और इसको सीखने की कोशिश करें, और ट्राई करें कि पी को देख के ही और जज करके ही आप इन्वेस्ट करें। उसी को ही आप वैल्यू इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं अब ईपीएस के बारे में। दोस्तों, ईपीएस एक बहुत ही वैल्यूएबल टर्म होती है फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस की। ईपीएस से दोस्तों हम कंपनी का ग्रोथ देख सकते हैं कि कंपनी कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रही है, उसका प्रॉफिट कंटिन्यू ग्रो हो रहा है। वो हम विदाउट बैलेंस शीट और प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट देखे बिना भी हम देख सकते हैं। वो कैसे? वो ईपीएस से।
ईपीएस का नाम ही यही है दोस्तों, अर्निंग पर शेयर, मतलब एक शेयर के पीछे आपका कितना अर्निंग हो रही है। और जब भी किसी कंपनी का ईपीएस बढ़ता है तभी उसकी शेयर प्राइस भी बढ़ती है। तो ईपीएस कैसे निकालते हैं देखते हैं हम आगे। तो दोस्तों ईपीएस निकालने का फॉर्मूला है कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। मतलब दोस्तों जो भी कंपनी ने क्वार्टरली एनुअली जो प्रॉफिट किया है वो आपको डालना है, और नीचे डालना है जो भी कंपनी का आप ईपीएस निकाल रहे हो उस कंपनी के जितने भी शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, मतलब टोटल सब मिला के, उनके प्रमोटर, उनके इन्वेस्टर, सब का शेयर मिला के उनको डिवाइड बाय आप टोटल नंबर ऑफ शेयर कीजिए, और उसके बाद जो निकलता है उसको हम बोलेंगे ईपीएस, मतलब अर्निंग पर शेयर। वो हर क्वार्टरली बदलता भी रहता है। और अगर ईपीएस को डिवाइड आप शेयर प्राइस करेंगे तो आपको पीई मिलेगा, वो तो आगे हम बता ही चुके हैं। बुक वैल्यू का मतलब होता है कि अगर कल जाके कोई कंपनी बंद हो गई तो उनके जो इन्वेस्टर है, उनके जो होल्डर है, उनको कितना पैसा मिलेगा, उनकी असेट के मुकाबले उनकी जो इन्वेस्ट है वो कितने % है। अगर कोई आईटी कंपनी है दोस्तों, तो ऑफिशियली आईटी वालों को तो मशीनरी की ज़रूरत नहीं है, बस कंप्यूटर ऐसे बड़ी सी लैब होगी, कंप्यूटर होगा, वहाँ पे लोग काम करते, तो उनकी कोई मशीनरी नहीं होती, उनके कोई एसेट नहीं होते। एसेट किन लोगों के होते हैं, जैसे टाटा मोटर जैसे ऑटोमोबाइल है, केमिकल है, वैसे जो बड़ी बड़ी जायंट कंपनी उनके जो असेट होते हैं तो वो बेच के भी वो इन्वेस्टरों का पैसा पे कर सकती है। लेकिन जो आईटी कंपनियां होती है उनकी क्या होगी असेट, कुछ नहीं, एक बिल्डिंग होगी, उसके अंदर थोड़े कंप्यूटर होंगे और जहाँ उनके असेट उनके मैन पावर बोले जाएंगे, क्योंकि मैन पावर से ही कंपनी चलती है। तो दोस्तों ज़्यादातर हम बुक वैल्यू डिसाइड करते हैं हैवी मशीनरी कंपनियाँ होती उनका, जो आईटी है, जो ऐसी कंपनियाँ उनका हम बुक वैल्यू कंसिडर नहीं करते। तो दोस्तों तो बुक वैल्यू का मतलब यही है कि असेट बेचने के बाद आपको कितना % मिलेगा वो आपकी बुक वैल्यू से पता चलता है। तो बुक वैल्यू से आगे है फेस वैल्यू। दोस्तों फेस वैल्यू का मतलब होता है कि कंपनी अगर जब भी फर्स्ट टाइम आईपीओ लेके आती है, जब वो फेस वैल्यू डिसाइड करती है, और वो 1 से लेकर 10 तक कोई भी फेस वैल्यू रख सकती है, वो कंपनी की खुद की मर्जी होती है। और फेस वैल्यू का इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कंपनी जब आगे ग्रोथ करेगी फ्यूचर में 1 साल, 5 साल, 10 साल, तो अपने शेयर को अगर वो डिवाइड करती है, स्प्लिट करती है, तब फेस वैल्यू का काम होता है, तब हमको उसके पता चल सकता है कि कंपनी का शेयर कितनी बार स्प्लिट हुआ है। जैसे एग्जांपल के तौर पे विप्रो। दोस्तों विप्रो कंपनी है जिसकी फेस वैल्यू पहले 10 थी, लेकिन उसने 1992 से लगभग 8 से 9 बार अपने शेयर को स्प्लिट किया है। तो उस स्प्लिट के कारण उसकी फेस वैल्यू घट के आज 1 हो गई। तो कई कंपनियां फेस वैल्यू 10 रखती है, कई कंपनियां 2 भी रखती है, कई कंपनियां 5 भी रखती है। तो फेस वैल्यू से हम ये पता कर सकते हैं कि कंपनी का शेयर कितनी बार स्प्लिट हुआ है। तो फेस वैल्यू से आगे हम जानते हैं डिविडेंड। दोस्तों डिविडेंड एक बहुत बढ़िया चीज़ है लॉन्ग टर्म वालों के लिए। आप जानते नहीं होंगे, लेकिन राकेश झुंझुनवाला का डिविडेंड ही पर क्वार्टरली, नॉट ईयरली, क्वार्टरली उनका डिविडेंड लगभग 60 करोड़ से 70 करोड़ रुपये उनकी डिविडेंड आता है क्वार्टरली। तो डिविडेंड उस चीज़ का नाम होता है, अगर कोई भी कंपनी क्वार्टरली कुछ प्रॉफिट करती हो और उस प्रॉफिट से अगर वो कुछ पैसा इन्वेस्टर को देना चाहती हो, हालांकि उसकी खुद की मर्जी चलती है, इसमें कोई कंपलसरी रूल नहीं है कि उसको देना ही चाहिए, उसकी मर्जी हो कि उसके इन्वेस्टर को भी पैसा मिले, तो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो अपने इन्वेस्टरों को थोड़ा थोड़ा देती है। वो डिसाइड करती है कि अपने फेस वैल्यू से कितना गुना वो पैसा अपने होल्डर को देना चाहती है। कई कंपनियां 2 रुपये, कई 10, कोई 20, कोई 40, वो अपने फेस वैल्यू से डिसाइड करती है इतने गुना इतना डिविडेंड। तो डिविडेंड ऐसे कंपलसरी नहीं है किसी भी कंपनी के लिए, लेकिन वो देना पड़ता है। और दूसरी बात, अगर कोई कंपनी चाहे कि मुझे डिविडेंड नहीं देना है और अपने सारे जो पैसे हो वो मुझे अपने कंपनी में री इन्वेस्ट करने हैं, तो कंपनी वो भी कर सकती है। उसके लिए भी इसको किसी की परमिशन या किसी की ज़रूरत होती नहीं है। सेक्टर पी। दोस्तों पहले ही हम पी के बारे में बात कर चुके हैं, और हमने बताया था तब कि अगर पी को कंपेयर करना हो तो उसी सेक्टर की कंपनी के साथ पी का हम चेक कर सकते हैं। और हालांकि आप किसी भी कंपनी का पी चेक कर रहे होते, देख रहे होते, तो उसके बगल में ही नीचे लिखा होता है इंडस्ट्री पी। तो वो पी जो उस कंपनी की जो इंडस्ट्री होते हैं उन सब का मिला के वो पी बनता है, और आपको इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि उस कंपनी का पी कितना है और उस इंडस्ट्री का पी कितना है। तो ऐसे आप जान सकते हैं कि कंपनी का वैल्यूएशन कितना महंगा है और कितना सस्ता है। तो दोस्तों इंडस्ट्री पी भी ज़रूरी है कंपैरिजन और फंडामेंटल और टेक्निकल के लिए। आगे बढ़ते हैं। 52 वीक हाई। दोस्तों ये कोर्स, ये
इन्फॉर्मेशन 52 वीक हाई आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि मैंने भी बहुत सर्च किया था कि ये कहाँ मिलती है, कि इसका मतलब क्या है। दोस्तों 52 वीक हाई का मतलब होता है कि कंपनी ने उस डेट, अगर सपोज आज डेट हुई है 1 सितंबर, तो अगली 1 सितंबर 2020 के प्राइस और आज की प्राइस, तो दोनों में मिला कि उसका हाई कहाँ पे कितना था, ये 52 वीक हाई बताता है और 52 वीक लो। इससे आप ये जान सकते हैं कंपनी के इस 52 वीक मतलब 52 वीक मतलब एक साल कंप्लीट, तो एक साल के अंदर कंपनी ने कितना हाई किया था और कितना लो किया था, वो हम इससे जान सकते हैं कि कंपनी का 52 वीक हाई कितना है और लो कितना है। सेक्टर, जो भी कंपनियां होती है वो किसी ना किसी सेक्टर से बिलोंग करती ही है दोस्तों, क्योंकि अगर बैंक है तो फाइनेंस सेक्टर, सॉफ्टवेयर ये सब है तो आईटी सेक्टर, ऑटोमोबाइल है तो गाड़ियों वाला सेक्टर, उससे आगे देखें केमिकल सेक्टर, उससे आगे देखें तो रियलिटी सेक्टर, उसके आगे देखें तो फिल्म इंडस्ट्री सेक्टर। तो ऐसे वेरियस टाइप के सेक्टर होते हैं दोस्तों। तो हम ये भी जान सकते हैं कि कंपनी किस सेक्टर से बिलोंग करती है, उसको सेक्टर बोलते हैं। तो दोस्तों शेयर मार्केट के रिगार्डिंग ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो ऐसे ही टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गॉड ब्लेस यू ऑल।